Good morning, everyone. This is class 8, chapter number 15, Education under the British Rule, from Social Study Textbook. And today my topic is first, Orientalist perception of education for Indians. जैसा कि इस चैप्टर के माध्यम से आज आप समझेंगे कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत में एजुकेशन सिस्टम किस तरह थी. Now, education in the pre-British era was largely informal. Some children were taught at the home by tutors. Other children went to maktabs or pathshalas. This school could be located in premises owned by wealthy persons, or temples or mosques, or under shade-given trees. There were no printed books. Teaching was done orally in the vernacular languages by gurus in Pathshala and by Maulvis in maktabs. जैसा कि आप यहाँ जान चुके हैं कि आप एजुकेशन सिस्टम को समझ रहे हैं. जब भारत में ब्रिटिश सत्ता आई तो उस समय की ने क्या एजुकेशन पॉलिसी लाई, इसको आप आगे समझेंगे. पहले आप यह समझिए कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत में एजुकेशन सिस्टम कैसी थी. जब भारत में ब्रिटिश सत्ता नहीं थी तो उस समय भारत में शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी. भारत में शिक्षा व्यवस्था पूर्व ब्रिटिश काल में शिक्षा काफ़ी हद तक अनौपचारिक थी. उस काल में कुछ बच्चे ऐसे थे जो निजी शिक्षा दी जाती थी. कहने का तात्पर्य है उस समय कुछ बच्चों को उनकी शिक्षा उनको घर पे दी जाती थी, जिसे प्राइवेट ट्यूटर्स के माध्यम से दिया जाता था. और इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी बच्चे होते थे जो पाठशालाओं में जाते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे. और यह पाठशाला किसी धनी व्यक्ति के हो सकते थे और इससे कुछ बच्चे वंचित रह जाते थे. और यह शिक्षा ज़रूरी नहीं है कि यह पाठशाला और मकतबों में चलते थे. यह पाठशाला पेड़ के नीचे भी चलते थे जहाँ पर कुछ बच्चे ज्ञान प्राप्त करते थे. उस समय जो किताबें हुआ करती थी वो प्रिंटेड नहीं हुआ करती थी और वहाँ पर शिक्षक के माध्यम से मौखिक किया जाता था. कहने का तात्पर्य है उस समय किताबें नहीं हुआ करती थी और इसके साथ ही साथ मौखिक शिक्षा दी जाती थी. और यह शिक्षा पाठशालाओं या मकतबों में दी जाती थी. पाठशालाओं में गुरु के माध्यम से दी जाती थी यह शिक्षा, जबकि मकतबों में यह शिक्षा मौखिक के द्वारा दी जाती थी. Centers of higher education were few in number. These were mostly patronized by rulers or nobles, and the students were mostly upper class Hindus and Muslims. Hindus received higher education in tolls where the medium of instruction was Sanskrit, while Muslims received higher education in madrasas where the medium of instruction was Persian. जैसा कि आप यह समझ चुके हैं कि ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिशर्स जब भारत में नहीं आए थे उसके पहले भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी. आप यह भी जान चुके हैं कि उस समय कुछ बच्चों को होम ट्यूटर यानी कि घर पे शिक्षा दी जाती थी और कुछ बच्चे पाठशालाओं में जाया करते थे. इसके साथ ही साथ आप यह भी जान चुके हैं कि उस समय प्रिंटेड बुक नहीं हुआ करती थी बल्कि मौखिक ज्ञान उनको दिया जाता था. कुछ समय बाद अब उच्च शिक्षा की बात आती है. भारत में उस समय उच्च शिक्षा का केंद्र काफ़ी कम था. ज़्यादातर शासकों या रईसों के द्वारा संरक्षित किए जाते थे और इसके साथ ही साथ छात्र ज़्यादातर उच्च वर्ग के हुआ करते थे या वर्ग हिंदू या मुस्लिम का हुआ करता था.
हिंदुओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त की जहां उनकी शिक्षा माध्यम संस्कृत हुआ करता था, जबकि मुस्लिम वर्ग की बात की जाए, मुस्लिमों ने मदरसों में शिक्षा प्राप्त की जहां शिक्षा पर्शियन के माध्यम से हुआ करता था। इससे आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसा कि आप जान चुके हैं, भारत में जब ब्रिटिशर्स नहीं आते उसमें भारत की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता था। उस समय भारत के अंदर उच्च शिक्षा का केंद्र कम हुआ करता था और यह केंद्र शासकों या रईसों के माध्यम से चलाया जाता था, जिससे कुछ छात्र ऐसे थे जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे और यह वर्ग हिंदू और मुस्लिम के हुआ करते थे। हिंदुओं की शिक्षा का माध्यम संस्कृत हुआ करता था, बल्कि मुस्लिमों की बात की जाए, मुस्लिमों का माध्यम पर्शियन हुआ करता था। Orientalist perception of education for Indians. The term Orient means the East. There were many English officials of the East India Company who were in favor of encouraging Indian learning or Oriental rather than Western learning. These people, who were called Orientalists, were led by William Jones and Harry Thomas Culver, who discovered the rich heritage of Indian ancient was through sacred and legal texts produced in ancient period that they had translated into English. जैसा कि यहाँ पर एक शब्द है ओरिएंट, इसका मतलब होता है ईस्ट यानी कि पूरब। जैसा कि आप यह जानते हैं कि भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सी कंपनियां आई थी, उनमें से एक कंपनी ऐसी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग ऐसे थे जो भारत की जो शिक्षा थी उसको आगे बढ़ाना चाहते थे और यह लोग पश्चिमी शिक्षा के बजाय भारतीय शिक्षा को ज़्यादा प्रोत्साहित करने के पक्ष में थे और इन्हीं लोगों को ओरिएंटलिस्ट कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रिटिशर्स जब भारत में आए थे तो उनमें से कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन करते थे, उनको आगे बढ़ाते थे। उनका यह कहना था कि इनको पश्चिमी शिक्षा यानी कि जो पश्चिमी देशों की जो शिक्षा होती थी उनको देने के बजाय अगर उनको भारतीय शिक्षा दी जाए तो वो आगे प्रोत्साहित कर सकते हैं, यानी वो आगे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जो ब्रिटिशर्स जो भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते थे उन्हें ओरिएंटलिस्ट कहा गया। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनके नाम इस प्रकार है: विलियम्स जोन्स, हैरी थॉमस कोलब्रुक। ये लोग ऐसे थे जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिन्होंने प्राचीन काल में उत्पादित पवित्र और कानूनी ग्रंथों के माध्यम से भारत की प्राचीन विरासत की खोज की थी, जिसका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्राचीन ग्रंथ थे उस ग्रंथ के माध्यम से अनेक विरासत की खोज की गई और अंग्रेजों को उसकी जानकारी प्राप्त हुई। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे ग्रंथ थे जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए थे अंग्रेजों के माध्यम से। Warren Hastings, the Governor General, set up the first government-aided educational institute, the Calcutta Madrasa, for the study of Persian and Arabic. Jonathan Duncan founded the Sanskrit College at Banaras in 1791 for the study of Hindu law and philosophy. In these colleges, the students were trained in Hindu and Muslim laws and were expected to help the company in civil and judicial administration. In 1801, Fordham College was set up to train the civil servants for the company in Indian philosophy, literature, history, law, and culture. Encouragement was given to compile primary books, grammar, and dictionary in Indian language. जैसे कि आप यह जानते हैं, ब्रिटिशर्स यहाँ पर बहुत सालों तक अपनी सत्ता चलाई। जैसे कि आप यहाँ पर एजुकेशन को समझ रहे हैं कि उस समय भारत में एजुकेशन सिस्टम कैसे थी। भारत
बहुत ही बड़ा हुआ करता था और इसको चलाने के लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशंस की ज़रूरत होती थी, जिसे प्रशासन बोलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स जब भारत का गवर्नर जनरल बनता है तो उसने कोलकाता में एक एक मदरसा की स्थापना कराई थी और यह मदरसा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी और यह मदरसा पहली सरकारी शैक्षणिक संस्था के द्वारा चलाई जाती थी। जबकि हिंदुओं की बात करें, हिंदुओं में जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कानून और दर्शन को अध्ययन करने के लिए बनारस में एक विद्यालय की शुरुआत करवाई थी, जिसका नाम था संस्कृत कॉलेज। और यह दोनों कॉलेज सिर्फ अध्ययन के लिए नहीं थे, बल्कि मैंने आपको बताया उस समय भारत बहुत ही बड़ा हुआ करता था और इस भारत को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की जरूरत होती थी। और यह प्रशासन ब्रिटिशर्स और भारतीयों के माध्यम से ही चल पाता था। और इसके साथ ही साथ 1801 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई और इसके अंदर नागरिक और न्याय के प्रशासन में कंपनी की मदद करने के लिए की गई थी। कहने का तात्पर्य है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जिसमें हिंदू वर्ग और मुस्लिम वर्ग दोनों पढ़ा करते थे, बल्कि वो अपने ज्ञान तो अर्जित करते थे, इसके साथ ही साथ यह कॉलेज इसलिए स्थापित की गई थी क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए वहाँ पे लोगों को एक तरह से, इसके साथ ही साथ भारतीय दर्शन, साहित्य, इतिहास, कानून और संस्कृत में कंपनी के लिए सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित किया गया। तो बताया विलियम कॉलेज, वहाँ पर हिंदू वर्ग और मुस्लिम वर्ग दोनों पढ़ा करते थे। इसके साथ ही साथ कुछ और वर्ग भी हुआ करते थे जो वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना एक प्रशासन चलाने के लिए की गई थी, जहाँ पर इतिहास, संस्कृत और अन्य विषयों की तो जानकारी प्राप्त होती थी, लेकिन उनकी मुख्य वजह प्रशासन को चलाने के लिए किया गया था। और इसके साथ में भारतीय भाषाओं में प्राथमिक पुस्तकों के व्याकरण और शब्दकोशों को संकलित के लिए प्रोत्साहन दिया गया था। Student, part first is finished, and next video you will be study the Charter Act of 1813. Thank you.